नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। और सवाल आज ये कि क्या हमारे देश की राजनीति इस हद तक गिर गई है कि वो खुदकुशी कर चुके सैनिक के शव में भी अपने लिए संजीवनी की तलाश करते हैं। इस बहस में शामिल होते वक्त आपको याद रखना चाहिए कि इस समय हमारा देश युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में भारत की सरहद और भारत के सैनिक पूरे देश के लिए बेहद अहम है। और उस समय जब एक पूर्व सैनिक ने वन रैंक वन पेंशन के मामले पर नाराज होकर जान दे दी है, तब भारत की सबसे नई और सबसे पुरानी पार्टी के बड़े बड़े नेता एक अफसोसनाक मौत के बाद बेहद स्वार्थी किस्म की राजनीति को जिंदा करने में लगे हुए। बहुत दिन नहीं हुए, कुरुक्षेत्र के अंटेड़ी गांव के रहने वाले सैनिक मनदीप के शरीर को पाकिस्तानी फौज ने क्षत विक्षत कर दिया था। तिरंगे में लिपटकर शहीद मनदीप का शव उसके गांव पहुंचा था। जो बड़े नेता लाइन लगाकर रामकिशन की आत्महत्या पर शोक जता रहे, उनको शहीद साबित करना चाह रहे, उनमें से एक को भी मनदीप के घर या उसके गांव तक जाने की फुर्सत नहीं मिली। पिछले 10 दिन में एक के बाद एक शहीद सैनिकों के पार्थिव शरीर ऐसे ही तिरंगे में लिपट कर भेजे गए। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। किसी के यहां कोई सांसद या मंत्री पहुंच गया तो पहुंच गया, और नहीं भी पहुंचा तो गांव वालों ने नम आंखों से उनको श्रद्धांजलियां दे दी। पर जो बड़े बड़े नेता लाइन लगाकर रामकिशन की आत्महत्या पर गुस्सा दिखा रहे, उनमें से एक को भी इनमें से किसी सैनिक के अंतिम संस्कार में जाने का वक्त नहीं मिला। रामकिशन के बेटे के साथ फोन पर उनकी आखिरी बातचीत सब टीवी चैनल्स पर सुनाई जा रही। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या रामकिशन के साथ उस वक्त एक भी ऐसा आदमी नहीं था जो उन्हें जहर खाने से रोक लेता? क्या उनमें से किसी ने इतना अपनापन नहीं दिखाया कि वक्त रहते उनको अस्पताल पहुंचा देता? या कि उन लोगों की तैनाती ही इसलिए हुई थी कि ये आत्महत्या सक्सेसफुली हो जाए? आज इसलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या रामकिशन की खुदकुशी एक राजनीतिक साजिश है? और सवाल यह भी, पेंशन के नाम पर इस देश की फौज के साथ धोखा किसने किया? वो कांग्रेस के वर्कर थे, कांग्रेस की टिकट पर सरपंच बने हुए थे, लेकिन हमारे सैनिक थे। उनके निधन पर दुख है, लेकिन जो समस्याएं उनकी निकल कर आ रही हैं वो वन रैंक वन पेंशन से ताल्लुक नहीं रखती थी। अगर वन रैंक वन पेंशन लागू हो गई तो हमारे सैनिक इतने बेचैन क्यों हैं और न्याय की गुहार क्यों लगा रहे हैं? मोदी जी, सत्ता के अहंकार की कुर्सी से उतरिए और सच का आईना देखना शुरू करिए, नहीं तो ये जनता है, ये सब जानती है और ये आईना दिखा देगी। शहीद केवल वही होते हैं जो सीमा पर लड़ाई लड़ते समय जो इस प्रकार से कैजुअलिटी होती है, वो शहीदों की संख्या में गिने जाते हैं। ऐसे पूर्व सैनिक कोई आत्महत्या करेगा, वो शहीदों की सैनिकों में नहीं करेगा। आप कोई भावना प्रकट नहीं करी और ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो अपने आप चुपचाप कर दिया उनने। ऐसा है, एक पूर्व सैनिक की आत्महत्या हो गई, उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के ऊपर जो है कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ राजनेता अपने सियासी दांव चला रहे हैं, उससे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अपनी जान की बाजी लगाकर देश की हिफाजत करने वाले वीर सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन लागू की। और मैं आपको बताना चाहती हूं, हमारे सैनिकों की ये मांग एनडीए के जमाने से चल रही थी, लेकिन उन्होंने इसे नहीं माना। राहुल गांधी जी आकर के यहाँ पर हमारे व्यक्ति के सुसाइड करने पर या सुसाइड करवाए जाने पर राजनीति न करें। 2006 में इन्होंने हमारी पेंशन घटा करके 75% से 70% कर दी। इनको शर्म आनी चाहिए हमारी शहादत पर राजनीति करने पर। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, पेंशन के नाम पर इस देश के फौजियों से किसने किया धोखा? दूसरा सवाल, क्या सैनिक के शव से संजीवनी ले रही है हमारी सियासत? तीसरा सवाल, क्या रामकिशन की खुदकुशी एक सियासी साजिश है? चौथा सवाल, ऐसा क्यों है कि जिस ओआरओपी का प्रावधान इंदिरा गांधी सरकार ने खत्म कर दिया था, राहुल उसी पर इंसाफ मांग रहे हैं? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, आखिर किसी मौत के बाद ही क्यों जिंदा होती है राजनीति?
तो इस वक्त आपको चर्चा के शामिल होने वाले मेहमानों के नाम बताएं उससे पहले एक बड़ी खबर दे दें कि 2 दिन पहले खुदकुशी करने वाले पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल के बारे में कुछ नई जानकारियां हैं। जब वो गांव के सरपंच बने थे तो उन्हें कांग्रेस का समर्थन मिला था। जानकारी मिली है कि रामकिशन पर लाखों रुपए का कर्ज था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान थे। गांव के लोग उन पर कर्ज वापसी का दबाव बना रहे थे, लेकिन वो पैसे लौटा नहीं पा रहे थे। हालांकि आपको बता दें कि हमारे संवाददाता ने लगातार बात करने की कोशिश की, लेकिन गांव के लोग अभी ये बताने की स्थिति में नहीं है, ये बताने को राजी नहीं है कि रामकिशन को किस ने कितना पैसा कर्ज के तौर पर दिया हुआ था। मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा पहुंचे हुए हैं उस गांव में जहां सुबह से पीपली लाइव बना हुआ है। राजनीतिक पार्टियों की वजह से एक के बाद एक बड़े नेता पहुंच रहे हैं। और साथ ही आपको बता दूं 4 खास मेहमान हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कर्नल अनिल कौल हमारे साथ हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, 20 साल तक भारतीय सेना में रहे हैं, वीर चक्र के विजेता हैं। मेजर गौरव आर्य हमारे साथ हैं, वो भी डिफेंस एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, कश्मीर और पाकिस्तान मामलों पर अक्सर आप उनको टीवी पर देखते हैं। 2 राजनीतिक पार्टियों के सदस्य हमारे साथ हैं। नूपुर शर्मा बीजेपी की नेता है, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी रही हैं और दिल्ली में उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा था। आलोक शर्मा हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के साथ पिछले करीब 2 दशक से वो जुड़े हुए हैं। और बीके झा साहब हमारे साथ हैं, वो सेना में जेसीओ थे, 22 साल से ज्यादा तक उन्होंने सेवा की है। अब पूर्व सैनिकों के लिए एक संस्था बीके झा चलाते हैं। इससे पहले कि मैं बीके झा के पास जाऊं या अनिल कौल साहब के पास जाऊं, जितेंद्र शर्मा, सबसे पहले मैं आपसे जानकारी चाहता हूं, जो खबर आपने वहां से दी है कि उन पर गांव के कई लोगों का कर्ज था, ये विस्तार से बताएं, पूरी खबर क्या है? रोहित, हमने गांव के करीब कई लोगों से हमने बातचीत की, अलग अलग लोगों से बातचीत की और ये जाना कि पूर्व सरपंच, पूर्व फौजी वो इस तरह का कदम कैसे उठा सकता है। तो हर किसी ने एक ही सुर में बात की कि वो इस तरह का कदम नहीं उठा सकता, इसके पीछे कोई ना कोई वजह रही होगी। उसमें एक वजह जो सबसे ज़्यादा निकल करके सामने आई कि काफ़ी कर्जा उनके ऊपर हो गया था, अलग अलग लोगों से उन्होंने कर्जा ले रखा था, ना सिर्फ गाँव के लोगों से बल्कि आसपास के जो गाँव के लोग हैं उनसे भी काफ़ी पैसा ले रखा था और वो लगातार दबाव भी बना रहे थे। हालांकि खुलकर कोई इस बात को लेकर के सामने नहीं बोलना चाहता, क्योंकि सबका यही कहना है कि ये मौका ठीक नहीं है। साथ ही साथ अगर इस समय ये बात कही जाती है तो कहीं इसका उल्टा उनके ऊपर ही असर ना पड़ जाए कि उनके दबाव की वजह से रामकिशन ने ये कदम उठाया है। लेकिन ये बात काफ़ी निकल करके सामने आई है। और एक जो सबसे अहम बात जो इसमें बोली गई है, जब लोगों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया था क्योंकि पैसे वापस दिए नहीं जा रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने ये कहा था कि जल्द ही मैं सारा कर्जा चुका दूंगा। क्योंकि अगर आप देखिए इस पूरे वाक्य को सिलसिलेवार तरीके से अगर आप देखिए तो इसमें कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि ये जो कदम उठाया गया ये सोचा समझा कदम है। कोई ऐसा कदम नहीं है कि रामकिशन अपने बाकी साथियों के साथ वहाँ से जंतर मंतर से उठ करके डिफेंस मिनिस्टर के यहाँ जाते हैं और वहाँ से मुलाकात नहीं हो पाती है तो अचानक आते हैं और सल्फास की गोली खा करके आत्महत्या कर लेते हैं और उसी दौरान अपने बेटे से फ़ोन पे बात करते हैं और वो फ़ोन रिकॉर्डिंग भी होती है। मतलब कि अपने बेटे से बात करते हैं तो उस फ़ोन को रिकॉर्ड भी किया जाता है। तो ये जो तमाम तरह की जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट हो रही हैं कि इसके पीछे कोई वजह रही है जिसके बाद ये कदम उठाया गया। हालांकि अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन एक ये बड़ी वजह भी निकल करके सामने आई है कि हो सकता है कि दबाव की वजह से भी उसने ये कदम उठाया हो, क्योंकि इस दबाव को वो झेल नहीं पा रहा था। ठीक जितेंद्र, हम वापस आते हैं आपके पास। बीके झा साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, टीवी पर हमने आपका बयान सुना, उसके बाद हमने ढूंढना शुरू किया कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ पर आपसे संपर्क हो सकता है ताकि आपको इस चर्चा में लाया जा सके। क्या आपको लगता है कि 5,000 रुपए कम पेंशन में आने की वजह से एक फौजी सुसाइड जैसा कदम उठा सकता है? पहले तो आपको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने मुझे ढूंढा और ढूंढ करके निकाला। दूसरी बात कि एक फौजी कभी भी 5,000 रुपये क्या 5 लाख के लिए भी सुसाइड नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल फाल्स बात है, बकवास। जो भी र्यूमर उठा रहा है ये र्यूमर ही र्यूमर है। एक फौजी जब इतने दिन से 23,000 रुपये पेंशन मिल रही थी, जैसा कि मैं मीडिया के द्वारा सुन रहा हूँ, 28,000 रुपये एक सूबेदार को मिलना चाहिए। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, आज तक जितनी भी सरकारें आई है, न जाने पहले फौज के लोग अंगूठा टेक होते थे, 5-7 क्लास 10 क्लास पढ़े होते थे। वही नज़रिया भारत सरकार के आला अधिकारी, मंत्रीगण और समाज में ये फैला हुआ है कि फौज के जवान आज भी कहीं मूर्ख होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि 1986 से लेकर के
1986 से फौज में सभी कम से कम मैट्रिकुलेट जाते हैं जो कि ट्रेड्समैन हैं, नीचे सफाई वाला वगैरह है, कर्मचारी है, उसको छोड़ करके। इसलिए सरकार में बैठे ओहदेदार पदाधिकारी, उनके मंत्रीगण और इस समाज से मैं दरख्वास्त करता हूं कि अब फौजी को वो तमगा न दें जो पहले से इन्होंने दे रखा था। एक फौजी कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता अगर 5,000 रुपये कम मिलता है तो, और उसको सल्फास की गोली खाने की आवश्यकता क्या पड़ी। हाँ, एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं, हमारे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी का नजरिया ऑफिसर के साथ यानी कहें तो प्रो ऑफिसर ज्यादा ही लग रहा है। जैसे जवान के न तो संगठनों की बात वो सुनते हैं, कभी उनको बुलाते हैं और न उनकी बात को सुनते हैं। ये बड़ा ही निराशाजनक कदम मुझे प्रतीत होता है। ठीक, मुझे बताया गया अनिल कॉल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। सर मैं वापस आऊंगा, झा साहब वापस आऊंगा, आपको और बात रखने का मौका मिलेगा जी। 1 घंटे तक हम कार्यक्रम में हैं जी, आपको और बात रखने का मौका मिलेगा जी। मैं कर्नल कॉल से अगला सवाल लेना चाहता था, लेकिन कर्नल कॉल मुझे सुन पा रहे हैं आप? कर्नल कॉल मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी। कर्नल कॉल, मुझे बताया गया कल आप ही ने कुछ लोगों को जानकारी दी कि ऐसा वाकया हो गया है कि एक पूर्व फौजी ने OROP के मामले में प्रॉपर तरीके से सुनवाई नहीं होने की वजह से आत्महत्या कर ली। आप इनको जानते थे तो कितना जानते थे, किस हद तक जानते थे, और क्या आपको लगता है कि यही वजह थी सुसाइड करने की और कोई वजह नहीं थी? रोहित, मैं इनको तो नहीं जानता हूँ, जाति तौर से मैं इनको जानता ही नहीं हूँ। हालांकि हमने इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है और ये पहले तो राजरिफ के TA बटालियन में थे जी, टेरिटोरियल आर्मी जी, 105 TA बटालियन के थे, 6 साल वहाँ सर्विस करी और उसके बाद ये डिफेंस सिक्योरिटी कोर में चले गए। वहाँ इनने 24 साल की सर्विस करी और इनको 2 पेंशन अलाउड थी, एक आर्मी से और एक DSC से। नौ इनका एक और प्रोविज़न है कि अगर आपको 2 पेंशन मिल रही हैं तो अगर आप एक लेना चाहते हैं तो आपको हायर लिमिट की पेंशन दी जाएगी, वो करीब बनती है 12,000 रुपये। और इनको जो फिक्स किया है बैंक ने, ये गलती बैंक की है और वो है 10,000 रुपये, 2,000 रुपये कम दिए और उसका जो इफ़ेक्ट हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर 129% DA आप लगाएं तो टोटल आके करीब 5,000 रुपये हो जाता है। इन्होंने एक लोन लिया था 3.5 लाख रुपए का, जिसका इनका मंथली किस्त 8,500 रुपये का भी जा रहा था। बाकी का ये जो अभी निकला है कि सरपंच थे और ये था वो था, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे को मालूम नहीं है इसके बारे में। लेकिन हालांकि हमको परिवार के साथ बहुत सहानुभूति है और बड़ा अफसोस है कि इन्होंने ऐसा किया, लेकिन एक फ़ौजी के लिए आत्महत्या करना बहुत दर्दनाक बात है और एक ये ऑफेंस है और हम इसको बिल्कुल भी नहीं सही मानते हैं। और ये दूसरी आखिरी बात कि ये IESM और जंतर मंतर से इनका कोई लेन देन नहीं है। ठीक है। और ये एक इंडिविजुअल पेंशन का मैटर है, OROP से कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कल से जो कुछ हो रहा है पॉलिटिकल ड्रामा, आप जो आंदोलन चला रहे हैं OROP का, उसको उससे अलग रखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल रोहित, इसमें कोई शक नहीं है। ये कल से जो तमाशा हो रहा है ये बड़ा अफसोसजनक है और ये एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे आपकी रिपोर्ट ने बताया कि जो सरहद पे रोज़ मर रहे हैं उनके लिए कोई गया है, उनको 1 करोड़ रुपए दिए किसी ने, उनको 10 लाख रुपए दिए किसी पर। ये क्या नॉनसेंस है यार। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये पॉलिटिशियंस को कि फ़ौज को प्लीज़ 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 फ़ौज को अपनी सियासत से दूर रखिए प्लीज़। आलोक शर्मा और जो इसके लिए जिम्मेवार है, अब मैं दूसरा आप पूरा कर लीजिए। एक मिनट रोहित, एक मिनट पूरा कर लीजिए सर, आप पूरा कर लीजिए। जो इसके लिए जिम्मेवार है वो है अकाउंट्स के बाबू
जैसे कि पे एंड अकाउंट्स ऑफिस ऑफ रिकॉर्ड्स, CGDA, पंजाब नेशनल बैंक, सॉरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, माय फॉल्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसकी तरह बाकी बैंक भी सब एक जैसे ही हैं। नंबर 4 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, DASW और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसमें जो बैठे हुए हैं बाबू, जो मीन मेक निकालते हैं, जो कि आप बिना हमारे कोई इन्वॉल्वमेंट के, हमारे कोई जान पहचान, कोई हमारा उसमें कोई योगदान नहीं होता है, उसकी वजह से ये सब गड़बड़ होती है। और ये जो सियासी कर रहे हैं, अगर ये 6 महीने 8 महीने 1 साल भर पहले करते तो ये तमाशा होता ही नहीं। आलोक शर्मा जी, और कांग्रेस इसके की बारे लड़ाई में मैंने आपके चैनल पे इतनी बारी बोला है। सर मुझे याद है, इसी स्टूडियो में बैठ के आपने अपने सारे मेडल्स उतार के रख दिए थे और ये कहा था जब तक ये नहीं होगा मैं अपने मेडल्स वापस नहीं लेके जाऊंगा। मैं वापस आता हूं सर आपके पास। आलोक शर्मा जी, कांग्रेस की लड़ाई फौजी के सम्मान की है, फौजी के स्वाभिमान की है, या फिर इस बात की है कि राहुल गांधी को रोक क्यों लिया, उनको डिटेन कैसे कर लिया? रोहित जी माफी चाहूंगा, आवाज में डिस्टरबेंस थी, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। सर मेरा सवाल है, कांग्रेस की लड़ाई सैनिक के स्वाभिमान की है, उसके सम्मान की है, उसकी पेंशन की है, या फिर इस बात की है कि राहुल गांधी को डिटेन कैसे कर लिया, अंदर क्यों नहीं जाने दिया, अस्पताल के थाने कैसे ले गए? देखिए, मैं समझता हूं कि लड़ाई दोनों ही है। एक तरफ लोकतांत्रिक हक है, एक तरफ एक पूर्व फौजी जिसने आत्महत्या की, ये बहुत ही दुखद घटना है और कांग्रेस पार्टी उसके ऊपर अपनी संवेदना व्यक्त करती है। दूसरी जो बात है कि राहुल गांधी जी को रोका क्यों गया और किस हालात में रोका गया, किस तरह से रोका गया, जिस परिवार के व्यक्ति ने खुदकुशी की उसके परिवार के साथ दिल्ली पुलिस का कितना बर्बरतापूर्वक और क्रूर व्यवहार था, ये एक दूसरी लड़ाई है। तो मैं समझता हूँ दोनों ही लड़ाइयाँ पैरेलल हैं और दोनों ही लड़ाइयों में कांग्रेस अपना विश्वास व्यक्त करती है। सैनिकों को उनका हक भी मिलना चाहिए और किसी का अगर कोई लोकतांत्रिक हक है तो वो भी मिलना चाहिए। आपको आरोपी का इतिहास पता है ना सर, 1973 से अब तक, या मैं पढ़ के बताऊं? नहीं, मुझे पूरा इतिहास पता है 1973 से क्या क्या हुआ है और 1973 के बाद 1975 में जो इमरजेंसी लगी उससे कितने हालात बिगड़े और 80 तक क्या हालात रहे देश के, वो भी मुझे पता है। 80 से लेकर 84 तक जिस तरह के हालात पंजाब और असम में रहे वो भी मुझे पता है और उसके बाद राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जी की शहादत भी मुझे पता है। और इस तमाम समय में 16 साल के करीब भाजपा या भाजपा समर्थित सरकार रही, ये भी मुझे पता है। और मुझे ये भी पता है कि 2014 में अगर कोश्यारी कमेटी की कोई रिपोर्ट आई तो वो भी हमारे समय में आई और मुझे ये भी पता है कि कोश्यारी कमेटी के आपको नहीं पता है। ठीक है, करेक्ट कर लीजिए। 2011 में कोश्यारी साहब की रिपोर्ट 2014 में OROP का जो फाइनलाइजेशन हुआ 26 फरवरी को, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं कोश्यारी कमेटी की तारीख नहीं बता रहा हूं, जिसके तहत 500 करोड़ में आपने भोग डाल दिया, हो गया काम। और 2300 करोड़ देने को मना कर दिया। आपने 500 करोड़ रुपए डाल के ये तय मान लिया कि वोट मिल जाएगा। से अगर आज भी कोई एफर्ट हुआ है, रोहित जी देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं दूर से बैठा हूँ, मेरे सामने ना टीवी है और मैं आवाज में भी गैप आ रहा है, लेकिन अगर अभी तक भी कोई काम हुआ तो वो पूरी तरह से कांग्रेस शासन में हुआ। अगर आप मुझे बताइए, जो संसद में बिल 2014 में पास हुआ उसको पास कर दिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। और अगर इन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन पास कर दी, सर तो अगर आपने 2014 में आज भी आरोपी दे दिया था, जिसके बयान हमने आज राहुल जी और सोनिया जी के सुनाए हैं आपसे थोड़ी देर पहले निकाल के चुनावी रैलियों के, तो फिर ये आज क्यों सुसाइड कर लिया इन्होंने? और फिर आप भी जाके उस पर फोटो भी खिंचा रहे हैं कि सुसाइड कर लिया, सुसाइड कर लिया। और देखिए फौजी बैठ के कह रहे हैं कि आंदोलन से कोई लेना देना नहीं इसका, इसको आरोपी का नाम मत दीजिए। रोहित जी मैं उत्तर देना चाहूंगा, रोहित जी मैं उत्तर देना चाहूंगा इसका। आप कह रहे हैं कि इसका OROP से कोई लेना देना नहीं, मैं कहता हूं कि रामकिशन ग्रेवाल की जो फैमिली है वो क्या मैंने नहीं कहा, अनिल कौर साहब ने कहा, आपको सुनाई नहीं दिया होगा, मैं जोड़ देता हूं नाम साथ में उनका। हाँ मैं वही कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं, उन्होंने क्लियर किया पहले इस चीज को, बिल्कुल कह रहे हैं या किसी और ने भी कहा हो। एक मिनट, उन्होंने जो चिट्ठी में लिखा है, उन्होंने लिखा है ये मेरे देश के लिए है, मेरी मातृभूमि के लिए है, देश के वीर जवानों के लिए। इसमें कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है ये OROP से रिलेटेड नहीं है? मैं समझता हूं पूरी तरह से OROP के ऊपर जिस तरह से सबसे पहले अरुण जेटली साहब ने उसकी डेफिनेशन को चेंज किया और जो मुख्य मांगे थी, कौल साहब भी मेरी बात से सहमत होंगे कि ये 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है, 1 रैंक 5 पेंशन हो गई है।
इसमें जिस तरह से वीआरएस के लोगों को और जिस तरह से 1 मेंबर कमीशन और 5 मेंबर कमीशन पे झगड़ा है, मैं समझता हूं कि आज जो मुख्य मांगे हैं वो अभी तक नहीं लागू हुई हैं। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि एक सवाल बहुत अच्छा यहां पर निकल आ रहा है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, मर जवान मर किसान का नारा हमने नहीं दिया। रेवाड़ी की रैली में सैनिकों से यह नहीं कहा कि हमारे पक्ष में वोट डालिए ताकि हम आपको 1 रैंक 1 पेंशन दे सकें, हमने नहीं कहा, ये मोदी साहब ने कहा। अभी तो बिलासपुर की रैली मैंने दिखाई, मेजर कालिया, अभी तो बिलासपुर की रैली मैंने दिखाई सर, आदत पर हमने आरोप दिया तो उनको वोट दे दीजिए। मात्र और मात्र मोदी जी। सर अभी तो आपके बयान सुनवाए दोनों नेताओं के, बहरहाल आपको सिलेक्टिव सुनाई देगा आज क्योंकि आप दूर हैं। मैं आपको देहरादून का केस भी दिखाऊंगा जहां आप बैठे हुए हैं अभी, और बताऊंगा कि आपकी सरकार में क्या हो रहा है वहां पर। उसके पहले नूपुर हाथ उठा रही है लगातार, आप बोलना चाहते हैं बोलिए। मैं सबसे पहले ये कह रहे हैं कि इनको सब कुछ पता है ओआरओपी के बारे में, तो ये भी जानते होंगे कि इंदिरा गांधी की सरकार ने 1973 में ओआरओपी को सबसे पहले विड्रॉ और टर्मिनेट किया था 1973 में। और इन्होंने अभी जो भी बयान दिया है, इन्होंने जस्टिफाई किया है कि ओआरओपी विड्रॉ क्यों हुआ था। अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंशिएशन और एसिमेट्री आई है, जो खुद कह रहे हैं 1 रैंक 5 पेंशन, सर आप ही लाए थे उसको सबसे पहले ग्रेड पे और रैंक पे की तरह, पहले 1986 में जब राजीव गांधी की सरकार थी और फिर 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार के अंतर्गत, और 2014 में जब आपको अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि आपका ब्लीडिंग हार्ट है सैनिकों के लिए। मैं अभी बताइए, इसका भी खुलासा करती हूँ कैसा ब्लीडिंग हार्ट है आपका, क्रोकोडाइल टीयर्स वाला। तो मैं इतना बता दूं आपको कि उसी टाइम पे 2014 में 2300 करोड़ का बजट बनाने से आपने साफ इनकार किया था, और मात्र 500 करोड़ रखे थे आपने पेंशन के नाम पे ओआरओपी के अंडर। जरा इसको आप झुठला के दिखा दीजिए मुझे। और दूसरी बात, इनका बड़ा आज बिल्कुल दिल बाहर निकल के आ गया और हम राजनीति नहीं कर रहे। अगर आप राजनीति नहीं कर रहे हैं तो मुझे एक बात समझाइए कि आरएमएल अस्पताल के बाहर राहुल गांधी जिंदाबाद और राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये राजनीति नहीं है तो क्या है? मैंने एक बार भी इनके, और ऐसे कोई मिलने जाता है किसी परिवार से 100-200 गुंडे लेके इकट्ठे साथ में जो राहुल गांधी जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, बाकी जो जितने पेशेंट्स उनको परेशान कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन जो भी है, अगर मेडिकल सुपरिटेंडेंट, आई एम सॉरी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने लिखित में दिया है पुलिस को कि ट्रॉमा सेंटर में पेशेंट्स घुस नहीं पा रहे, उनके परिवार घुस नहीं पा रहे, ये वहां पे बिल्कुल तमाशा कर रखा है इन्होंने। तो ये क्या हुलिगनिज्म नहीं हुआ? 6 लोग उनके परिवार के थे। और तीसरी बात पूछना चाहती हूँ मैं, उरी में जब हमला हुआ तो राहुल गांधी क्यों नहीं गए? जब उनका क्रिमेशन हुआ तो उरी में राहुल गांधी क्यों नहीं गए? आलोक जी जवाब दीजिए, आप मेरे ऊपर बोल तो रहे हैं, पठानकोट क्यों नहीं गए? मनदीप सिंह के घर गए क्या कुरुक्षेत्र आज तक? और सब आपको शर्म आनी चाहिए साहब कि अभी सर्जिकल स्ट्राइक का अनाउंसमेंट दिया, बीजीएमओ ने नहीं किया, आपने उंगली उठा दी, आपको उसको थाने घुमा रहे हैं, उसको डेड बॉडी कहां है उसकी नहीं पता है। मैं समझता हूं आर्मी के द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक पे आपने सवाल उठाए हैं और पूरे देश के अंदर आग लगी है। और माननीय राहुल गांधी जी अगर इस तरह के मुद्दे पर संघर्ष करेंगे तो देश के 125 करोड़ लोग उनके साथ खड़े होंगे। दूसरी चीज, आपने राजनीति की, अरे मेरे ऊपर मत बोलिए, गंदी राजनीति आप करते हैं। ना कोई मीडिया गया था वहां पर, राजनीति वहां पर किसने कराई? राजनीति किसने कराई? दिल्ली पुलिस। आलोक जी चल नहीं पाएगा ना ऐसे, धक्का मुक्की की, ऐसे चल नहीं पाएगा। राहुल गांधी जिंदाबाद, ऐसे चल नहीं पाएगा। एक बार रामकिशन ग्रेवाल जी का भी नाम ले आप लेकर गए। अरे शहादत तो सुसाइड तो रामकिशन ग्रेवाल जी का दे दिया है, उनका नाम भी दे देते हैं। ये बोलेंगे तो मैं भी बोलूंगी। नेशनल कहने लगते हैं। अभी क्या क्या हो रहा है? ऐसे बोलने से कुछ हल होगा नहीं ना। जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक आप ग्राउंड लूज कर रहे हैं, अगले दिन इसमें नंबर नहीं बन रहे हैं, पेंशन और आप अपनी पार्टी का पक्ष रख नहीं पा रहे हैं इसमें। ये आपका, आप केवल और केवल बोलते चले जा रहे हैं कि नूपुर की आवाज सुनाई ना दे, कोई सुन ना ले कि ये क्या कह रही है। ये कह रही है राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे क्यों लग रहे थे? लाल किले से झूठ बोला उन्होंने, मुझे लगता है या तो आपका फोन कट गया या आपने जानबूझ के अपने तार काट लिए कि मैं बोलता रहूं। तो आप मान के चलिए आप देहरादून में रैली कर रहे हैं सर, मैं अपने दूसरे मेहमान के पास जो है उनको बोलते रहने दीजिए, वो तय करके आए शायद। मेरा सवाल गौरव आर्य ये है कि ये जो राजनीति हो रही है, एक एक करके नेता जा रहे हैं, तस्वीर खिंचा रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं, अपने नाम की जय जयकार करवा रहे हैं, इससे ओआरओपी का आंदोलन मजबूत हो जाएगा क्या? इससे ओआरओपी और क्या उससे दूसरा सवाल मेरा साथ में ये है, तमाम लोगों को मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, मैं कर्नल हूं, मैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर हूं, मैं रिटायर्ड सूबेदार हूं, मैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट हूं, मुझे तो इतनी पेंशन मिल रही है। क्या वो झूठ लिख रहे हैं सब? देखिए साहब, मैं आपको वाज़े तौर पे बता दूं, ये जो लोग कर रहे हैं, ये अभी साहब ने बोला था जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे, ये गिद्ध की राजनीति है। इनको फौजियों से कोई प्यार नहीं है, ये सब लोग झूठ बोलते हैं। इन्होंने, जैसे नूपुर जी ने बोला, 1973 में
जो OROP थी कांग्रेस की सरकार ने विड्रॉ करवाई थी, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि देयर हैज बीन अ सिस्टमैटिक एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ह्यूमिलिएशन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस व्हिच हैव बीन डन बाय प्रीवियस रेजिम्स। मैं कोई बीजेपी का समर्थक नहीं हूं, आई एम एन एब्सोल्युटली एपॉलिटिकल पर्सन, फौजी हूं, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि इतने सालों के बाद कम से कम मोदी साहब आए, उन्होंने OROP के काफी कुछ करा इसमें, और जो कुछ चीजें हैं जो बाकी हैं वो भी हो जाएगा, लेकिन उनका इंटेंट साफ है मोदी साहब का, उनके इंटेंट को हम झुटला नहीं सकते। ये सब जाना उड़ी के शहीद थे, उनके पास कोई नहीं गया, ये कभी किसी के पास नहीं जाते। जो सुसाइड कर देगा बेचारा उसके पास पहुंच जाएंगे वोट बटोरने के लिए। इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है साहब, इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, ऐसी फालतू की बातें करते हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आलोक जी आपको एक वाकया बताना चाहता हूं। मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित हुए थे शहीद मोहन नाथ गोस्वामी। उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद गए थे उस वक्त उनके परिवार के आंसू पहुंचने के लिए, और उन्होंने वायदों की झड़ी लगा दी। आप तो आज उत्तराखंड में ही बैठे, 1 साल हो गया सर, उनकी पत्नी आज भी रो रही है, आज उनको दफ्तर में घुसने नहीं दिया जाता, और आप RML में जाकर एक डेड बॉडी के बाहर अपने नेता की जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं और कहते हैं कि हम फौजी का सम्मान चाहते हैं। सवाल यही है कि मरने के बाद राजनीति सब लोग करने पहुंच गए, जब तक वो जिंदा था किसी ने जाके उसका कंधा, उसका सहारा बनने की कोशिश की, ये कहा कि आपकी अगर कोई आवाज नहीं सुन रहा है तो चलिए हम आपकी आवाज पहुंचाते हैं।